हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप सभी तैयार हो जाएं। ये चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन एसिड के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारा जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम उस कंपाउंड को क्लासिफाइड करें तो हमारा कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एनी कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या है बच्चों? एसिड। सेकंड क्या होगा? बेस। थर्ड क्या होगा? सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी कंपाउंड हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर क्लासिफाइड करें तो हमारा कंपाउंड या तो एसिड की तरफ बिहेव करेगा, या तो बेस की तरफ बिहेव करेगा, या तो सॉल्ट की तरफ बिहेव करेगा। उसकी बेसिस पे आज हम लोग एसिड के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हम कंपाउंड को तीन तरीके से इनको देखने वाले हैं। एसिड की तरफ देखने वाले हैं, या बेस की तरह देखने वाले हैं, या तो हम सॉल्ट की तरफ देखने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग एसिड का डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम एसिड की बात करें, वाटर एसिड, तो जैसे ही जब एसिड की बात की जाती है तो यहां पर खट्टा टेस्ट की याद आती है, जिसको सोर टेस्ट बोलते हैं, है ना बच्चों? तो अगर एसिड सोर टेस्ट रखता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। इट मींस एनीथिंग दैट टेस्ट सोर कंटेन एन एसिड। हर एसिड में सोर टेस्ट जरूर होता है। अगर हम बात करें कि ऑरेंज की बात करें, लेमन की बात करें, तो ये ऑरेंज लेमन सोर टेस्ट कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा एसिड होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हमने बात किया एप्पल, एप्पल में किस टाइप का एसिड होगा? इसको आप पढ़े भी होंगे, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। अगर हम बात करें ग्रेप, अगर अनरिप ग्रेप हो, खट्टा अंगूर हो, तो इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा एसिड होगा बच्चों पता है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड होता है। अगर मैंने कहा कर्ड, कर्ड में क्या होता है? कर्ड में भी तो खट्टा होता है। कर्ड में बहुत स्पेशल टाइप एसिड होता है, विच आर नोन एज लैक्टिक एसिड। ये तो नाम सुना ही होगा, लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम बात करें टमाटो, सब्जियों में तो टमाटो के बिना सलाद नहीं बनती। अगर मैं टमाटो की बात करूं तो टमाटो भी एसिड कंटेन होता है, एसिड भी प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होगा टमाटो में? बहुत ही फेमस नाम है, ऑक्जेलिक एसिड। नाम सुना है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस थिंग्स में, जिस सबस्टांस में, जिस कंपाउंड में सोर टेस्ट हो, उसको माना जाता है कि वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि एसिड सोर टेस्ट रखता है। लेकिन कैसे फाइंड आउट करें ये सबस्टांस एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या बनाया? इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर, इंडिकेटर का नाम थी इंडिकेट करना। Anything which exhibit color, order in medium, it is called indicator. अब इंडिकेटर का यूज क्यों किया जाता है कि जैसे मान लो हमने किसी कंटेनर में कोई सॉल्यूशन दे दिया, वो सॉल्यूशन एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे कंपाउंड की बिहेवियर तीन तरीके से हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं।
अब इंडिकेटर को भी हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल ऑर्डर। उसके बेसिस में एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम सुना होगा। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में बात करूं टर्मेरिक, और मुझे लगता है कि हर घरों में हल्दी का यूज होता ही है, तो टर्मेरिक भी हमारे इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि हमारे टर्मेरिक में ना येलो डाई का फॉर्मेशन होता है, और ये येलो डाई जो होता है वो एसिडिक मीडियम में येलो ही रहेगा, एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपने बेसिक मीडियम दिया, जैसे ही आपने सोप के सॉल्यूशन में ऐड किया, तो हमारा बेसिक मीडियम में हमारा टर्मेरिक का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर मानो किसी कपड़े में आपने हल्दी का लेप लगा दिया, ठीक है, और इसको सोप के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने डिप किया, तो वो जो हल्दी का कलर येलो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। लेकिन जैसे ही आप उसको वॉश करते हो ना, तो पूरा बेसिक मीडियम रिमूव जब हो जाता है, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। अगर एसिड होगा तो येलो ही कलर कंटेन करता है, अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा? रेड। अच्छा, कैबेज भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर का ही होता है, एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर का ही होगा। लेकिन जैसे ही आपने बेसिक मीडियम दिया, बेस दिया, उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। अब ध्यान देना, एसिड बेस में कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे बहुत सारी इसकी एग्जांपल मिलती हैं नेचुरल इंडिकेटर का, बट अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करो तो आपको 2 नेचुरल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें स्मेल के अकॉर्डिंग, उसका ऑर्डर के बेसिस पे अगर मुझे एसिड बेस को क्लासिफाइड करना हो तो इसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओनियन, क्योंकि ओनियन का स्मेल कुछ अलग ही होता है। अभी मैंने सुना था कि अब बालों को अगर आपको डेंस करना है तो प्याज का जूस लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्याज में सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सल्फर की वजह से इसका स्मेल आता है। तो अगर मुझे ओनियन को अगर मैंने एसिड में यूज किया तो इसका स्मेल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने बेसिक मीडियम में डाला ना, तो उसका स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। आपकी स्मेल आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं आपको महसूस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्याज को काटो ना, तो सोप के सॉल्यूशन पहले डीप कर ले, तब कटिंग करेंगे ना तो आपको स्मेल नहीं दिखाई देगा, नहीं आपको महसूस होगा। तो ये भी हमारा क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर तो है ही। इससे भी हम फाइंड आउट कर ले रहे कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। चलिए ठीक है। और भी होता है, वनीला होता है। वनीला में भी आप एसिडिक मीडियम में भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ओनियन का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में आपको मिलती है। अच्छा, आप सोचोगे सर ने नेचुरल इंडिकेटर बता दिया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बता दिया, अब साइंटिस्टों ने मैन मेड इंडिकेटर बनाया जिसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो सबसे फेमस है उसका मैंने जिक्र नहीं किया है। क्या? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, वेरी गुड वेरी गुड। लिटमस पेपर, लिटमस को हम लोग बाद में भी देखेंगे। फिलहाल जो सबसे ज्यादा जो बच्चे भूल जाते हैं, फिनोल्फथालीन एंड मेथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन एंड मेथाइल ऑरेंज एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके नाम है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। जैसे जैसे आप 11th-12th में जाओगे इसके स्ट्रक्चर भी आप जानोगे और बनाओगे भी। तो फिनोल्फथालीन और जो मेथाइल ऑरेंज है ना, वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, जो आपको सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है वो अपने कलर के बेसिस पे वो आपको एग्जिबिट करता है, बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। अगर मैं फिनोल्फथालीन की बात करूं तो अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब डिस्टिल वाटर ले लिया, मैंने वो डिस्टिल वाटर ले लिया, तो डिस्टिल वाटर का नेचर क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है, तो वो कलरलेस ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। एसिड में भी क्या होता है? कलरलेस होगा। अगर फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस हो करता है तो वो सॉल्यूशन कंफर्म है कि एसिड। बेस में क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो हम एसिड की बात कर रहे हैं।
अगर मैं बात करूं कि मेथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कंडीशन में उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। मतलब डिस्टिल वाटर में अगर मेथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। लेकिन जैसे आपने एसिडिक मीडियम दिया, क्या शो कर दिया, रेड कलर, तो कंफर्म है कि हमारा सॉल्यूशन के नेचर क्या है, एसिडिक है, एसिड है। अगर मैं बात करूं लिटमस, अभी आपने बोला ना कि हमने थर्ड पॉइंट छोड़ दिया था, लिटमस। तो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर वो था डिफरेंट। अगर मैं लिटमस सॉल्यूशन की बात करूंगा तो नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है, क्योंकि लाइकेन से डेराइव किया जाता है। फिलहाल आप जान लें कि जो लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर है वो दो टाइप के मिलते हैं, या तो ब्लू मिलेगा या तो रेड मिलेगा। तो अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो कंफर्म है कि हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिड होगा। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये बेस के बारे में हम लोग अगर बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हमने बताया ना कि हम एसिड के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। और मैंने इंडिकेटर को अलग अलग तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। एनी डाउट, क्लियर, ओके। अब तो ये चीज समझ में आ गई कि सर हमारा कंपाउंड एसिड बेस सॉल्ट हो सकता है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंडिकेटर यूज किया। अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें, एसिड को किस तरीके से हम डिफाइन करें। तो मान लिया कि हमने कोई लेमन लिया, लेमन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सर्कुलर पाथ की तरह, और इसको हमने क्या कर दिया, नाइफ से काट दिया। जैसे अब नाइफ से काटोगे और उसका टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट क्या होगा, स्टोरियल टेस्ट होगा। और ये जब सोर होगा ना तो एसिड की तरह बिहेव करता है। इससे कंफर्म हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। तो अगर हम इस एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करें तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट, सोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होगा बच्चों, सोर होगा। अच्छा, दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना कि अगर हमारे एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर। अगर यहां पर हमने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ले ली, क्या ले लिए बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने, और उस वाटर में हमने क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया। और इनके बीच में अगर हम कोई इलेक्ट्रोड लगा दें और करंट दें तो कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि एसिड कंटेन आयंस। एसिड क्या कंटेन करता है, आयंस कंटेन करता है, और उसी आयन के वजह से वो कंडक्टिविटी भी शो करता है। अगर ड्राई फॉर्म में हो, कोई मीडियम ना हो, तो एसिड कंडक्टिविटी शो नहीं करता। इसको तो आपको मीडियम देना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने डाइल्यूटेड एसिड का नाम लिया। एक्वस सॉल्यूशन में ही वो कंडक्टिविटी शो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि HCl अगर गैसेस के फॉर्म में है ना तो ब्लू को रेड में नहीं कन्वर्ट करता है। इसके लिए आपको मीडियम चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वाटर चाहिए, तभी ये अपने आयन को एग्जीक्यूट करेगा, अपने आयन को वो दिखाएगा, तभी तो वो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन देगा। अच्छा, चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैंने पीएच का यूज किया। पीएच का यूज आगे बहुत होने वाला है,
पीएच का नाम अभी कभी सुना होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को बताता है, जिसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H की कंसंट्रेशन होती है। तो फिलहाल आप ये जान लो कि अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट दिया है वो एसिड की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि हमारा एसिड है क्या। अगर और डिफाइन करना चाहो तो हम बोल सकते हैं कि एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। जैसे अगर हमने ले लिया HCl, तो HCl बार बार डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है बच्चों, H+ Cl नेगेटिव, तभी तो एसिड है। अगर हमने कह दिया कि नाइट्रिक एसिड क्यों एसिड है, तो H+ एंड नाइट्रेट आयन देता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये जो H+ है ना, ये जो प्रोटॉन है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि H+ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तभी तो उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो फिर क्या आप बोलोगे सर जब गलत है, अनस्टेबल है, तो फिर हमने रिएक्शन क्यों राइट किया, ये बताने के लिए मैंने किया। लेकिन रूल ये क्या कहता है कि जब भी हम HCl को राइट करते हैं तो वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। जस्ट मैंने बोला कि मीडियम तो चाहिए, अब मीडियम में जैसे मिलेगा तब ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, क्लोराइड बनाता है। मतलब H+ हमेशा वाटर के साथ क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। मतलब हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन को हम इक्वल मान सकते हैं डियर, मान सकते हैं, क्योंकि H+ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से भी इस चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस पॉइंट को अगर आप डिफाइन करोगे ना तो 100% वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आपने कहा कि सर ठीक है हमारे कंपाउंड एसिड बेस सॉल्ट होगा, मैंने इंडिकेटर भी यूज कर लिया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जान लिया। फिर अगर हम कैसे जानेंगे कि एसिड वीक है कि स्ट्रांग है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, ऑर्गेनिक एसिड है कि मिनरल एसिड है, तो इसको हम लोग ने नाम दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब एसिड को क्लासिफाइड किया गया। अब क्लासिफाइड करने के लिए भाई कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए ना, बिना पैरामीटर के बेसिस पे हम कोई भी चीज को क्लासिफाइड नहीं कर सकते। अब साइंटिस्टों ने इस पैरामीटर को 3 तरीके से यूज किया। वैसे बहुत सारे पैरामीटर यूज किया जाता है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पैरामीटर यूज किया। पहला पैरामीटर क्या लिया, सोर्स लिया। सेकंड पैरामीटर लिया आयोनाइजेशन लिया। थर्ड पैरामीटर लिया एडिशन ऑफ वाटर। और इस पैरामीटर के बेसिस पे एसिड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया। अगर मैं बात करूं सोर्सेस के बेसिस पे, तो ये ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्लासिफाइड करते हैं। नाम से ही ऑर्गेनिक एसिड, इट इज डेराइव फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट। अगर हम एनिमल से या प्लांट से अगर हम डेराइव करते हैं उस एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कहां मिलता है बच्चों, सिरका में। भैया बहुत फेमस है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है उसमें। ठीक है, अगर मैं बोला फॉर्मिक एसिड, तो आपने सुना होगा स्ट्रिंग अंट, जो चींटी से जो डेराइव करते हैं उस एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही सिंपलर सबस्टांस है। अच्छा, सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस मतलब खट्टा फ्रूट है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना, सिट्रस फ्रूट वाले सारे के सारे सिट्रिक एसिड ही होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ऑरेंज है, लेमन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑरेंज लेमन में तो विटामिन सी भी तो होता है। अरे हाँ, विटामिन सी होता है। अरे विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारे इसके कैटेगराइज हैं। ऑर्गेनिक एसिड अभी जस्ट मैंने बताया, टमाटो, टमाटर में आजकल टमाटर का महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें टमाटो में क्या होता है, टमाटो में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की वैल्यू बढ़ गई ना। मैं किसी दुकान में जाता, मैं पूछता हूँ
कि भाई ऑर्गेनिक एसिड के क्या क्या रेट है, बोलता है क्या, अरे मैंने टमाटो तो पूछा है, क्योंकि टमाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड ही तो होता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहां से डिराइव करते हो, कर्ड से, दही से। तो दही भी तो हमारा क्या हुआ, एक एनिमल डेराइव कंपाउंड है। अच्छा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है, जितने भी हमारा अनरिप ग्रेप है, हमारा अंगूर है, अंगूर में क्या होगा, ये सारे के सारे एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड से बहुत सारे एसिड होंगे जो एनिमल एंड प्लांट से डेराइव करते हैं। वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होंगे बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, इसको हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर हमने बात किया मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड डेराइव फ्रॉम द मिनरल, या कहां से लिया जाता है, मिनरल से, अर्थ अकरिंग मिनरल्स, अर्थ अकरिंग मिनरल से हम लोग डेराइव करते हैं, उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला क्या होता है बच्चों, HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो फार्मूला क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, इनका अगर यूज करोगे हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड एक ऐसा हमारा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, मतलब जितने भी मिनरल एसिड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट हमारे एसिडिक एसिड मिनरल एसिड होते हुए भी वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब पूछोगे सर इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट हैव लो आयोनाइजेशन। अभी हम आगे देखने वाले, इनकी आयोनाइजेशन बहुत वीक होता है, जिसके वजह से इनकी एसिडिटी बहुत वीक होती है, इसलिए उसको वीक एसिड बोलते हैं। तो इससे कंफर्मेशन हो गया कि सोर्स के बेसिस पे हमारा एसिड दो टाइप में कैटेगराइज होगा, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया। अब यहां पर सेकेंड हमारा पैरामीटर यूज किया जा रहा है आयोनाइजेशन, जिसको हम लोग बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल कितने इजीली तरीके से टूट सकता है, आयोनाइज हो सकता है। भाई आयन का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है तो आयन जनरेट करता है, या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा। तो कैटायन एनायन की बनने की टेंडेंसी किससे डिसाइड होता है, आयोनाइजेशन से। और आयोनाइजेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, अल्फा से। इसी को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलती है। तो जिस एसिड का आयोनाइजेशन 100% है, मतलब टोटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाता हो, आयोनाइज हो जाता हो, उस एसिड को क्या बोला जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमने कहा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज दे आर 100% डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड Cl नेगेटिव। अगर हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज ये 100% H+ आयन में, नाइट्रेट आयन में क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। अगर हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है, H+ आयन एंड सल्फेट आयंस में वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर वीक एसिड की बात करूंगा तो यहां अल्फा की वैल्यू 100% से क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे हमने कहा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या है, ये किसमें टूटता है, एसिड आयन में और H+ आयन में। इनका आयोनाइजेशन थोड़ा सा वीक है। अगर हमने मान लो 10 मोल ले लिया तो केवल 5 ही मोल आयोनाइज होगा, 5 मोल आयोनाइज नहीं होगा, 5 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होंगे, इसलिए उनको मैंने वीक एसिड का नाम दिया। अगर आपने नाम सुना कार्बोनिक एसिड का नाम सुना होगा, कार्बोनिक एसिड भी हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड भी क्या है, वीक एसिड है। ऐसे बहुत सारे एसिड, तो एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूं, जितने भी मिनरल एसिड हैं, जितने भी मिनरल एसिड हैं, बस एसिडिक एसिड को छोड़कर वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड है। सिंपल। आयोनाइजेशन के बेसिस पे भी हम एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड।
समझ में आया? क्लियर? ओके। अब हमने दो पैरामीटर यूज कर लिया, थर्ड पैरामीटर क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का तो खेल है, वाटर तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर हमने वाटर का यूज कम किया एसिड बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। सिंपल। भाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या है? विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और उसी एसिड में मैंने वाटर और ऐड कर दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। मतलब क्या हुआ कि हम HCl को हम डाइल्यूटेड भी कर सकते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हैं और डाइल्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम वाटर की वैल्यू को देखते हैं। अच्छा, अब इससे क्या बेनिफिट मिला? अब हम किसी भी एसिड को जब डाइल्यूटेड करते हैं ना, तो इसमें हमारा हीट रिलीज होता है। क्या होता है बच्चों? हीट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमने एसिड को वाटर में जैसे मैंने मिक्स किया ना, तो हीट निकलता है, और उस हीट रिलीज को साइंटिस्टों ने एक नया नाम दिया है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता। अब बोलोगे सर एक्सोथर्मिक से क्या मतलब? मतलब ये है कि हम एसिड को वाटर में मिला सकते हैं कि वाटर को एसिड में मिलाएंगे। बहुत बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि अगर हम किसी भी एसिड को डाइल्यूटेड करें तो हम एसिड को वाटर में ऐड करें कि वाटर को एसिड में ऐड करें। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से एग्जांपल करके आपको बताते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने दो बीकर लिया हुआ है। एक बीकर में पहले से एसिड प्रेजेंट है और दूसरे बीकर में वाटर प्रेजेंट है। अब यहां पर हमने वाटर को ऐड किया है। अब सोचो, एसिड के मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा हैं, वो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करते हैं। जैसे अब वाटर दोगे ना, तो वाटर क्या करेगा? वो एक्सोथर्मिक की वजह से हीट क्या करेगा? ज्यादा रिलीज, मोर हीट रिलीज, ज्यादा हीट रिलीज करेगा। अब ज्यादा जब हीट रिलीज करेगा तो वाटर वेपराइज होकर बाहर निकलेगा, आपका ग्लास टूट सकता है, आपके चेहरे पे वो वाटर के साथ एसिड जा सकता है। तो ये तरीका गलत है। लेकिन अगर हम वाटर में एसिड जब ऐड करते हैं तो जो हीट रिलीज हो रहा है, वो जो हीट रिलीज हो रहा है, वो हीट रिलीज एब्जॉर्ब बाय एड वाटर। जो हमने वाटर ऐड किया है वो वाटर क्या कर लेता है? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जब भी एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। इससे स्टेटमेंट क्या निकल गया कि डाइल्यूटेड ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड बी डन बाय एडिंग concentration एसिड टू वाटर विथ स्टीयरिंग, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। ये ध्यान जरूर देना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने एसिड को क्लासिफाइड किया तीन पैरामीटर से। एक मिनरल एसिड था, एक ऑर्गेनिक एसिड था, और सेकंड क्या था? आयोनाइजेशन के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड था, और एडिशन ऑफ वाटर के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड है। आई थिंक मुझे लगता है कि अब एसिड के क्लासिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? ओके, अब ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है सर, हमने तो सब कुछ जान लिया, अब क्या बचा? कि बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? कि हमने कोई एसिड लिया, वो एसिड कितने टाइप से रिएक्शन कर सकता है, इसकी वैल्यू क्या है? किसी भी चैप्टर का, किसी भी एसिड बेस्ड सॉल्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पर पहला दिया है रिएक्शन विथ मेटल। अब ये मेटल क्या है ये तो पता होनी चाहिए कि जो हमारे एलिमेंट है ना, एलिमेंट पता है ना, एलिमेंट इज द प्योर सबस्टेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट।
जो एक ही टाइप की मेटल से बनी होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट में भी मेटल, एलिमेंट में भी मेटलाइड, एलिमेंट में भी नॉन मेटल। तो हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लिया हमने यहां पर कोई एसिड ले लिया, HCl एसिड ले लिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया, एक मेटल सोडियम ले लिया, तो ये क्या करता है बच्चों, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इससे कंफर्मेशन क्या हो गया कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसे तो आपको याद करना चाहिए कि मेटल एसिड के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो पॉप साउंड रिलीज करता है। जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ ना, आप बर्निंग कैंडल ले जाओ, जैसे बर्निंग कैंडल ले जाओगे ना तो वो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस बर्न होगा तो पॉप साउंड देता है। इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोलोगे नहीं सर और कोई एग्जांपल दो। ठीक है, मैंने कहा कि चलो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और यहां पर मैंने मेटल क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम भी तो मेटल है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी कंफर्मेशन क्या हो गया कि मेटल एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अच्छा, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है कि हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर सॉल्ट तो बनाता ही है, एक गैस रिलीज करता है विच आर नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमने मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर एसिड के साथ किया तो सॉल्ट तो बनाएगा, वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। अब बोले ये क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो ना, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और यहां पर मैंने एसिड के रूप में HCl ले लिया तो ये कैल्शियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। और जब कैल्शियम क्लोराइड बना तो एक्स्ट्रा में क्या बच रहा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलोगे सर इक्वेशन तो बैलेंस है ही नहीं है, तो बैलेंस कर लो ना। फर्स्ट चैप्टर में तो आपने पढ़ा ही होगा कि रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्यों बैलेंस किया जाता है बताओ, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हमारा रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन पे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है कि हमने रिएक्शन कराए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, हम कैसे जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकला, हो सकता है हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइम वाटर यूज करते हैं। नाम सुना आपको लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, लाइम स्टोन। तो अगर हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स किया तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्की अपीयरेंस देता है। इसे कंफर्म हो गया इसमें कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर के साथ मिल्की अपीयरेंस देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। अच्छा, लास्ट में अगर हमने मेटल के ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा। तो पहले तो समझना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड है क्या। तो मेटल ऑक्साइड भी हमारा क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा या कभी सुना होगा कि एसिड बेस मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, उसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। तो मान लिया हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, कॉपर हमारा मेटल, ऑक्सीजन, तो जब मेटल ऑक्सीजन मिलते हैं उसी को मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका रिएक्शन अगर मैंने एसिड के साथ कर दिया बच्चों तो कॉपर क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा। अब बोलोगे सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं, रिएक्शन को बैलेंस कर लो ना, 2 मोल लगा तो रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या है, बेसिक है, HCl हमारा क्या है, एसिड है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, ये वाटर तो बन ही रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ और मेटल के साथ बार बार सॉल्ट बना रहा है और रिएक्टेंट के बेसिस पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डियर, क्या हर कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो क्या एसिड है क्या? यहां पे मैंने क्या नाम दिया है, ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। अब जैसे देखो, ये हमारा अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये हमारा एसिड नहीं है। एसिड नहीं है, एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते हैं, या आयोनाइज नहीं होते हैं। जबकि वही अगर हमने एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल में भी तो हाइड्रोजन है, बट ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। हाइड्रोजन तो रखता है बट ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्वस मीडियम में H+ रिलीज नहीं करते, डज नॉट रिलीज H+ आयन। इसीलिए आपने अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है कि अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया तो बल्ब ग्लो करता है, बट अगर हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि एसिड आयन का फॉर्मेशन करता है, बट ग्लूकोज या अल्कोहल, ये ग्लूकोज का फार्मूला है बच्चों, और ये एथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन कंटेन करने के बावजूद भी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाते हैं किसी मीडियम में। तो इस तरीके से मैंने आपको एसिड के बारे में हर एक चीज बताने की कोशिश की है कि एसिड हमारा क्या है, एसिड को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, फिर मैंने बताया कि एसिड को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, फिर मैंने बताने की कोशिश की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगर इस सारी चीजों को फॉलो करो ना डियर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एसिड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।